हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 2 ह्यूमन इवोल्यूशन का चैप्टर नंबर 6 द फर्स्ट होमिनिन्स स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे प्रीमेट्स हैं वो दोनों पैरों पे चलना कब शुरू किए और उनमें क्या क्या डेवलपमेंट आए, क्या क्या चेंजेस आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइपेडल लोकोमोशन इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द होमिनिन्स। होमिनिन्स और जो हमारे प्रीमेट्स हैं उनमें जो एक सबसे बेस्ट सिमिलैरिटी है या फिर जहाँ से स्टार्टिंग होती है सिमिलैरिटीज़ की, वो है बाइपेडलिज्म। अनडिस्प्यूटेड बाइपेडल होमिनिन्स लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो। अनडिस्प्यूटेड का मतलब ये है कि जैसे कुछ कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट में ये दिक्कतें हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं कि बाइपेडलिज होमिनिन्स जो है दोनों पैरों पे चलना कब स्टार्ट किए, तो उनके टाइम पीरियड का कई बार गैप है, लगभग 5 मिलियन ईयर्स अगो से 6 मिलियन ईयर अगो के आसपास का। लेकिन वो टाइम पीरियड जहाँ से कोई डिस्प्यूट नहीं है, जहाँ से कंफर्म है कि यहाँ से तो चलना शुरू किए ही थे, तो वो है टाइम पीरियड हमारा 4 मिलियन ईयर्स अगो। और ज़्यादातर ये लोग कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका में। These hominins and some others who may have lived later in eastern and southern Africa are generally classified in the genus Australopithecus। ये जो होमिनिन्स हैं और इनके टाइम पीरियड के जो भी हमारे प्रीमेट्स थे वो सब लोग ईस्टर्न अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका के आसपास, यहाँ तक कि मिड अफ्रीका में भी रहते थे, जिन्हें हम ऑस्ट्रेलोपैथिकस जीनस में क्लासीफाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इवोल्यूशन ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन। Modification of female pelvis to allow bigger brained babies to be born and reduction of the face, teeth and the jaws did not occur until about 2 million years after the emergence of bipedalism। बाइपेडलिज्म के अपीयर होने के लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो तक ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था न्यू बॉर्न बेबीज़ में कि जैसे कि उनके ब्रेन के साइज या फिर कुछ हमारे और चेंजेस आए इस तरह। तो जब बाइपेडलिज्म स्टार्ट हुआ उसके लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो के बाद जो फीमेल्स पेल्विस होते थे उनमें कुछ चेंजेस शुरू हुए। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट प्रीमेट्स थी, उनमें क्या हुआ था, उनके जो ब्रेन थे, बेबीज़ के ब्रेन, वो बड़े साइज में होना शुरू किया। उनके जो फेस का साइज है वो थोड़ा छोटा होना शुरू किया। जैसे कि पहले के एप्स लंबे चौड़े फेस वाले होते थे, ब्रेन साइज उनका कम होता था। उनके दांत ज़्यादा होते थे, वो भी चौड़े चौड़े काफ़ी, और जॉस वगैरह, जबड़े वगैरह सब कुछ। तो इन सब में रिडक्शन हुआ, साइज का रिडक्शन, जो कि ह्यूमन से लगभग कुछ सिमिलैरिटी धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 2 मिलियन ईयर्स अगो आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। बाइपेडलिज्म का इमर्जेंस कब हुआ? अराउंड आप बोल सकते हैं 4 मिलियन ईयर्स अगो के बाद से हुआ। तो ये वाला जो होगा हमारा, ये लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो। Proto-hominins were capable of occasional bipedalism just as many modern monkeys and apes are। Proto-hominins वो hominins होते थे जो कि बाइपेडल मतलब कभी कभी ओकेजनली वो लोग चलते थे। जैसे अगर उन्हें कुछ किसी चीज़ का सामान लेना हो या फिर कुछ फल फूल उठाने हो तो ही वो दोनों पैरों से चलते थे। जैसे कि आजकल के मंकी या फिर एप्स हो गए, ये लोग अगर कुछ किसी चीज़ के सामान उठाना हो या फिर कहीं लटकना हो पेड़ों पे हो, और कभी कभी ओकेशनल टाइम पे ये लोग 2 पैरों से चलना शुरू करते हैं या फिर नॉर्मली हमेशा 4 पैरों पे चलते हैं, तो उन्हें हम लोग प्रोटोहोमिनिस कहते हैं। अबाउट 16 मिलियन ईयर्स अगो टू 11 मिलियन ईयर्स अगो अ ड्राइंग ट्रेंड सेट इन दैट कंटिन्यूड इनटू द प्लियोसिन। मतलब जब हमारा प्लियोसिन का जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम क्या होता है, अफ्रीका के रीजन में कोल्ड से वार्मर की ओर टेम्परेचर चेंज होना शुरू किया। मतलब जहाँ पहले पूरी तरह से बर्फ़ वगैरह थी या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया था टेम्परेचर, वहाँ पे अब थोड़ा गर्मी बढ़ना शुरू हुई। गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, जो हमारे कई सारे जंगल थे, फॉरेस्ट हो गए, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए? ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो गए। थ्योरीज फॉर इवोल्यूशन ऑफ बाइपेडलिज्म। अब बाइपेडलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे 4 पैरों से 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किए, इन सब के बारे में क्या क्या थ्योरीज हैं। One idea is that bipedalism was adapted for life and the tall grasses of the savanna because an erected posture may have made it easier to spot ground predators as well as potential prey। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा टेम्परेचर जो कि कोल्ड से वार्म की ओर होना शुरू किया तो जो हमारे फॉरेस्ट थे वो फॉरेस्ट किस में बदल गए? ग्रासलैंड में बदल गए। ऐसे ग्रासलैंड में प्राइमेट्स लोगों को बाकी के जानवरों से भी खतरा रहता था क्योंकि उन्हें दूर से भी देख सकते थे। इसलिए बाइपेडल होने का एक प्रॉफिट इन्हें ये हुआ कि ये लोग खड़े होके
दूर दूर तक ग्रासलैंड में देख सकते थे कि इनके प्रीडेटर्स कहाँ हैं, या फिर जो ऐसे शिकारी जानवर जो इन्हें खा सकते हैं, या फिर जो इनके लिए भोजन हो अपने प्रे को, वो सब देखना। जैसे अगर कह सकते हैं अगर शेर वगैरह हो गया तो प्रीमेट्स लोग दूर से ही देख सकते थे कि नहीं शेर है आसपास, तो ये लोग चल जाते थे, वहाँ से निकल सकते थे। और यदि अगर कोई हिरण हो या फिर कोई छोटे मोटे जानवर हो जिन्हें इन्हें ये खाते हो हमारे प्रीमेट्स लोग, तो ये लोग दूर से भी देख सकते थे कि वहाँ पे हमारा प्रे है, चलो उसे पकड़ते हैं, मतलब प्लानिंग पूरा करना, साथ में अपने भोजन को उठाना। यहाँ तक कि ये लोग टूल बनाना शुरू कर चुके थे। तो टूल बनाने के बाद अब ये फ़ायदा हुआ कि अब टूल वो कैरी करने के लिए नहीं, तो दोनों हाथ इनके फ्री हो गए हैं, चलने के लिए दो पैर से चल सकते थे। ये सब भी कई सारी चीज़ें हैं। हेवेस emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिंग हंटेड और स्कैवेंज्ड मीट। तो इसमें बस यही है कि हेवेस ने जो था उसने बताया कि इनका मेन इंपॉर्टेंस क्या था, हंटिंग करना। हंटिंग करने के बाद जो इनके वो मांस वगैरह होते थे या फिर जो इनके भोजन हुआ करते थे उन सबको उठाने में इनको ईजी हो जाता था दोनों, क्योंकि दोनों हाथ फ्री हो जाते थे। Bipedalism might also have been favored by natural selection because the freeing of the hands would allow proto-hominins to use and perhaps even make tools that they could carry with them as they move about। अभी मैंने बताया कि अगर इनका नेचुरल सिलेक्शन से एक प्रॉफिट ये होता था कि जब ये लोग बाइपेडलिज्म चलते थे, मतलब दोनों पैरों से जब चलते थे तो इनके दोनों हाथ फ्री हो जाते थे। और दोनों हाथ फ्री होने का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता था ये लोग टूल्स बना सकते थे। टूल्स बनाने के बाद उन टूल को ईजिली कैरी कर सकते थे। कोई अगर जानवर है आसपास तो ये लोग दूर से ही दोनों पैरों से दौड़ के एक हाथ में टूल लेके ईजिली उसे मार सकते थे। उसके बाद मारने के बाद जो उनका फूड होगा उसको ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते थे, ले जा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी ले जा सकते थे। टूल्स में हैव बीन यूज्ड एज वेपन्स अगेंस्ट प्रीडेटर्स which would have been a great threat to the relatively defenseless ground dwelling proto-hominins। प्रीमेट्स लोग के लिए जो टूल्स होते थे हमारे जैसे भाले वगैरह हो गए या फिर जो नोकीले पत्थर हो गए, इन सब का प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो प्रीडेटर्स होते थे बाकी के जानवर, उनसे इन्हें बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग आते थे। क्योंकि अब जानवरों की तरह जैसे दांत वगैरह काफ़ी मजबूत होते हैं जो चीर फाड़ कर सकते थे, अब वो इनमें क्या होता वो कम हो चुका था। ये ह्यूमन की ओर ज़्यादा तेजी तरह से इनकी संरचना या फिर जो इनके अंदर चेंजेस थे वो आ गए थे। तो वो बाकी जानवरों की तरह चीर फाड़ तो कर नहीं सकते थे दांतों से या हाथों से नाखून से। तो इनके लिए अब टूल सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो जाता था, ताकि ये लोग कोई भी प्रेडेटर आए तो ये लोग इसी इजिली हंट कर सके, अपने आप को सेव कर सके। बाइपेडलिज्म अपीयर्स टू बी मोर एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अब बाइपेडलिज्म होने के साथ साथ अब प्रॉफिट ये होता था कि लोग जल्दी कम थकते थे। जो प्रीडेटर वो हमारे ये होते जो प्रीमेट्स होते थे वो थकना बहुत जल्दी कम हो गया इनका। क्यों? क्योंकि अब ये लोग चलने के लिए दोनों पैरों से यूज करते थे और अपनी इनके दोनों हाथ फ्री हो गए। दोनों हाथ फ्री होने के बाद कोई भी इजीली कैरी कर सकते थे, बच्चों को कैरी कर सकते थे, यहाँ तक कि फूड फल सब कुछ कैरी कर सकते थे इजीली। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अगर ये कम थकेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक तय करेंगे। तो बाइपेडलिज्म इनके लिए एक प्रकार से ये प्रॉफिटेबल रहा। Way of regulating body temperature, particularly in the increasingly hot and dry environments of eastern Africa at the end of Miocene and the beginning of Pliocene। अब बाइपेडलिज्म होने से क्या होगा, इनकी बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट होने लगी। All theories about the origin of bipedalism are speculative. We do not yet have direct evidence that any of the factors we have discussed was actually responsible for bipedalism। बाइपेडलिज्म के बारे में जितनी भी अभी तक थ्योरी दी गई है उनमें कई सारी कहीं सच्चाई है, कहीं सच्चाई नहीं, या फिर कई सारी कन्फ्यूजन चीज़ें हैं, इनका अभी तक डिबेट चल रहे हैं। तो हम ये डायरेक्ट एविडेंस इसका कोई भी नहीं मिला है कि जो भी अभी थ्योरी इसमें दी गई है वो बिल्कुल उन्हीं बाइपेडलिज्म से या फिर उन प्रीमेट से परफेक्टली मैच करती हो। द कॉस्ट ऑफ बाइपेडलिज्म। जैसे कि हर एक चीज़ का मेरिट होता है तो डीमेरिट्स भी होते हैं, उसी तरह अगर बाइपेडल होने का प्रॉफिट है कि टूल्स को कैरी करना, बच्चों को कैरी करना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, उसी तरह इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं या फिर डीमेरिट्स हैं। Bipedalism makes it harder to overcome gravity to supply the brain with sufficient blood, and the weight of the body above the pelvis and lower limbs put greater stress on hips, lower backs, knees and feet। अब बाइपेडलिज्म होने से क्या हुआ कि जो इनका ग्रेविटी था, सॉरी जो वेट था, वो पहले चारों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था तो इनके बॉडी को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अब बाइपेडल होने के साथ साथ अब ये क्या हो गया कि जो इनके दोनों हाथ फ्री हो गए तो ये लोग इरेक्ट हो गए, खड़े हो गए।
अब खड़े होने से क्या हुआ, इनकी पूरी बॉडी का वेट इनके दोनों पैरों पे ही आ गया। अब दोनों पैरों से आने की वजह से भी ये क्या हो गया, जो वेट 4 पैर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते थे अब 2 पैरों पे आ गया। तो इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आया, हिप्स पे, कमर पे आया, पीठ पे आया, उनके घुटनों पे आया और एड़ियों पे आया। और फीमेल्स हैव टू सपोर्ट एक्स्ट्रा वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब फीमेल्स क्या हुआ, मेल्स तो चलिए एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन जब फीमेल्स, यदि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई फीमेल प्रीमेट थी तो उनका खुद का वेट इतना भारी, उसके बाद जो उनके जो बेबीज़ हैं जो अभी बॉर्न नहीं हुए हैं उनका भी वेट, तो इसलिए इससे क्या होता था, फीमेल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता था। एप्स इन कंपैरिजन मूव्स देयर लेग फॉरवर्ड when they walk bipedally by shifting their pelvis from side by side, not by kicking each leg forward alternatively as we do। एप्स क्या होते थे, जब दोनों पैरों पे चलना शुरू किए तो हम लोग की तरह इनके घुटने इतनी ईजिली नहीं मुड़ सकते थे कि जैसे कि हम लोग पैर को झटके दे दे के आगे करके निकालते हैं बिना अपना कमर ज़्यादा हिलाए। लेकिन इनका क्या होता था, ये पूरा खड़े होके मतलब अपने कमर को साइड बाय साइड कर करके अपने पैरों को हिलाते थे, पैरों को ले जाते थे। जैसे हम लोग का क्या है कि ये घुटना पूरा मुड़ता है, मतलब इसको हम लोग पहले ले जाते हैं आगे, फिर इसको ले जाते हैं। लेकिन जब एप्स में क्या होता था, ये ज़्यादातर कमर के साथ ही रहता था, मतलब इसको पहले ऐसे करो, फिर ये है, फिर ऐसे, मतलब इस तरह के इन लोग का चलना शुरू हुआ। जैसे कि आप पुरानी मूवीज़ में देखे होंगे कि जो आदि मानव होते थे तो वो लोग कैसे चलते थे, तो बिल्कुल उसी तरह वो लोग चलते थे प्रीमेट्स हमारे। First hominin feet have an enlarged group of ankle bones, forming a robust heel that can withstand a substantial forces placed on them as a result of habitual bipedalism। अब इससे क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली इन लोग का अगर इनके ऊपर फोर्स पड़ रहा है तो एंकल के जो बोन्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। एंकल मतलब इनके जो एडियो का जो बोन्स थे, हड्डियाँ, वो काफ़ी मजबूत हो गई और एक्स्ट्रा प्रेशर को बियर करने के अंदर इसमें एडेप्टेशन आ गया, जिससे कि अब इनको हैबिचुअल हो गया चलना। Second, a hominin feet have an arc which also aids in absorbing the force endured by the feet during bipedalism। इसका भी मतलब वही है कि जितना ज़्यादा फोर्स इन पे आते गया, ठीक है, तो ये पूरा इनकी एडियाँ इतनी एडेप्टिव हो गई थी या मजबूत हो गई थी कि अब जितनी पूरी बॉडी का फोर्स चलने के टाइम आसपास या फिर खड़े होने का जो भी फोर्स था ये लोग एब्जॉर्ब कर सकते थे और इजिली आगे की ओर लोकोमोट कर सकते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, द ट्रांजिशन फॉर होमिनॉइड्स टू होमिनिन, मतलब होमिनॉइड्स से होमिनिन्स में कैसे बदलाव आया या फिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। द फर्स्ट प्लेसिबल कैंडिडेट वॉज डिस्कवर्ड इन 1992 एंड वॉज नेम्ड एज आर्डिपिथेकस। जो पहला प्लेसिबल पाया गया था उसका नाम दिया गया था आर्डिपिथेकस, जो कि 1992 में डिस्कवर हुआ था और उसका जो टाइम पीरियड था 4.4 से लेकर 5.8 मिलियन ईयर्स अगो तक था। Orientensis was discovered in 1998 and became the earliest candidate 5.8 to 6 million years ago। ओरिएंटोटेंगेसिस ये जो प्रीमेट था हमारा वो 1998 में डिस्कवर हुआ और ये इसका जो टाइम पीरियड था 5.8 से लेकर 6 मिलियन ईयर्स अगो तक का था और अभी तक इसे शायद अर्लीस्ट कैंडिडेट माना जाता है। तो ओरिएंटेंगेसिस क्या था, बाइपिडल था, जो कि डिस्कवर हुआ था वेस्टर्न केन्या में। किसने डिस्कवर किया था, ब्रिगेड सेनट ने। और कब किया था डिस्कवर, 1998 में। Ardipithecus ramidus unique is the combination of ape-like detention along with evidence of bipedalism locomotion and an overall hominin-like skeleton। Ardipithecus जो था इसमें एक यूनिक कम्बिनेशन पाया था जैसा कि कह सकते हैं कि तो बाइपेडल लोकोमोशन तो था ही और ये मतलब ह्यूमिनिन से जो हमारा होमो था उससे काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप इनमें होता था। इनके स्केलेटन में काफ़ी ज़्यादा एडेप्टेशन आ गया था या कई डेवलपमेंट हो गए थे जो कि ह्यूमन से काफ़ी रिलेट करते थे। आर्डिपिथेकस में भी अर्लीस्ट होमिनिन येट फाउंड। आर्डिपिथेकस को अभी तक सबसे पहला होमिनिन जो कि पाया गया है, सबसे पुराना, इसी को कहा जाता है आर्डिपिथेकस को। ये भी हमारा अपना केन्या में पाया गया था, मतलब ईस्टर्न अफ्रीका में। आज के लिए इतना ही। कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कुछ वीडियोस काफ़ी दिनों तक अभी तक नहीं आ पाई थी, तो अब वो जल्दी जल्दी आएंगी, तो इसके लिए आप टेंशन न लें। और जो भी इसमें पॉइंट्स बताए जाते हैं पूरी तरह से मेंस प्रोस्पेक्टिव को लेके बनाए जाते हैं, कई सारे पुराने पेपर्स को लेके। यहाँ तक कि बुक का लाइन बाय लाइन आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि बुक काफ़ी मोटी है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने इसमें पूरी तरह से समरी करके दिया है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको मैं अगले क्लास में ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा या फिर कमेंट के रिप्लाई में ही कर दूँगा। थैंक यू सो मच।